चलिए रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है उसको। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि हमने डिफाइन किया था कि पोटेंशियल क्या होता है। आपका पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। फिर उससे हमने फॉर्मूला निकाला था आपका V का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था आपका U बाय Q नॉट फॉर्मूला निकल के आया था। फिर मैंने वर्क डन, फिर मैंने चेंज इन पोटेंशियल क्या बताया था, इट वाज कमिंग आउट टू बी डेल्टा U अपॉन Q नॉट। जहां से डेल्टा U का मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको वर्क के हिसाब से, उसको हम Q नॉट डेल्टा V बोल सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क भी निकाल सकते हैं यहाँ से, चलो वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मैंने पॉइंट चार्ज के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, V का वो होता है सर KQ बाय R, KQ बाय R। फिर मैंने आपको कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए बार के लिए विद इंटीग्रेशन आंसर निकाल के बताया था। फिर मैंने आपको रिंग के लिए बताया था। फिर मैंने आपको डिस्क के लिए बताया था। फिर मैंने आपको एक सवाल भी करवाया था जो कि हेमिस्फीयर के लिए था। तो यहाँ के मैं फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर याद हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, याद नहीं हो सकते तो दिमाग लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। आपको ट्रिक बताई थी याद करने का मैंने डिस्क के थ्रू। चलो आज नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पार्ट 2 जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मान लो आपका 3 क्लास चलेगा, आज की क्लास चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी पोटेंशियल के साथ मिला के ही पढ़ाया जाता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं, सुनो, क्या हर बच्चा यहाँ पे जो बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा एक बात जानता है कि सर मैं ये बात जानता हूँ या जानती हूँ या समझती हूँ पहचानती हूँ मानती हूँ कि सर W इज इक्वल टू क्या होता है, क्या वो आपका माइनस DU होता है? क्या जो W होता है वो माइनस D होता है? क्या सबको ये बात पता है? जल्दी बोलो हाँ के ना। क्या हर बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है उसको ये पता है W इज माइनस D होता है? मैं तो जब आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था तभी मैंने ये चीज बताई थी कि हाँ सर W इज इक्वल टू माइनस D होता है। देखो अपने टाइपिंग के लिए हमेशा तैयार रहना, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ चीजें मैं ऐसे पूछता रहूंगा। अब क्या मैं इसके बाद अगर नीचे आऊं तो क्या मैं W को आपका लिख सकता हूँ, वो तो क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हाँ सर, तो फोर्स डॉट क्या मैं उसको डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे dr फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसी को हिमांशु जी को एडमिट कर लेते हैं, ठीक। क्या मैं इसको फोर्स डॉट स्मॉल dr लिख सकता हूँ? जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो तो पता ही ना किसी को। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और ये किसके इक्वल आ जाएगा सर, ये DU के इक्वल आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो यहाँ से एक बात मेरे समझ में आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर मैं F को खाली रहने दूं, अगर मैं F को खाली रहने दूं तो F को अगर मैं DU के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं इसको माइनस DU बाय dr लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? मैं सोच रहा टाइप करके थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए मैं टाइप करके लिखने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं इसको F को यहाँ से माइनस DU बाय dr लिख सकता हूँ? कुछ समझ में कुछ खतरनाक चीज तो मैंने बताई नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप सर, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब बात यह है कि अब मैं इस DU पे ध्यान देता हूँ। अब मैं यहाँ पे DU पे ध्यान देता हूँ। अगर मैं इसके नीचे आता हूँ तो क्या मैं ये भी जानता हूँ सर कि जो DU है, क्या मैं अगर इसके आगे जाता हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ क्या मैं इस DU को आपका लिख सकता हूँ माइनस DU को अगर आप साइड से देखो तो डेल्टा V लिखा हुआ है। डेल्टा V क्या होता है आपका डेल्टा U बाय Q नॉट होता है, ठीक है। DV, एक सेकेंड सॉरी, मेरे को उसको यहाँ पे मेरे को वैसे इसी से करना पड़ेगा, बहुत हो गया, इतना स्टाइल नहीं मारेंगे। यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये आपका डेल्टा U है, कैपिटल U। क्या ये डेल्टा U को क्या मैं यहाँ से उठा के इसको यूज करता हूँ? डेल्टा U मतलब DU ही है ना, तो क्या मैं DU को Q नॉट इंटू DV लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो उसको यहाँ पे यूज करता हूँ। आपका माइनस DU की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे माइनस DU की जगह पे रखता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे DV रखता हूँ, सॉरी। क्या मैं यहाँ पे रखूंगा Q नॉट DV रखूंगा, और डिवाइड बाय क्या लिखा है यहाँ पे DR लिखा है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आती नहीं आती है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो क्या मैं अगर यहाँ से ये DV है कैपिटल, यहाँ से अगर मैं नीचे आऊं तो मैं लिख पाऊंगा F बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR लिख सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। अब मुझे कोई बच्चा जो इंटेलिजेंट है बताओ ये क्या लिखा है? क्या ऐसा कोई चीज है मैंने जो पढ़ाई है आपको? ऐसी कोई चीज है जो मैंने पढ़ाई है? F बाय Q नॉट क्या होता है, जल्दी बता दो। क्या मैंने इस चैप्टर में आपको कोई ऐसी चीज बताई है कोर्स में से, इलेक्ट्रिक फील्ड में से, पोटेंशियल में से, पोटेंशियल में कोई जिसका फॉर्मूला F अपॉन Q नॉट होता है? इंशा जी कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रिक, हाँ फील्ड, बिल्कुल सही है। सोनी जी का भी आंसर बहुत सही है, बहुत प्यारे बच्चों तुम लोग। तो क्या मैं इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस DV अपॉन DR। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस DV अपॉन DR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
और यही रिलेशनशिप है आपका बिटवीन, यही आपका रिलेशनशिप है बिटवीन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने सवाल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल रिलेशन का, तो ये रिलेशन क्या निकल के आ रहा है आपका, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, सबको समझाया फॉर्मूला, रटा होना चाहिए फॉर्मूला। और ये माइनस को मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे इस माइनस में गलती कर जाते हैं, माइनस डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। मुझे आपको थोड़ी सी हल्की सी मैथमेटिक्स बतानी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हो गया, अब थोड़ा सा मैथ को डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है उसकी। देखो मैं आपको बिना उसके भी बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा गलत हो जाता है, तो मैं आपको गलत डेफिनेशन पे लेके जाना चाहता हूँ, आगे जाके कोई बच्चा अगर मैथ पढ़ने वाला है या कहीं जिंदगी में मैथ देखेगा, किसी और को नोट्स देखेगा, तो गड़बड़ ना हो। तो सुनो, मान लो आपका कोई भी, ये मान लो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और वो एक्स वाई और जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। इसको देख के मैं बता सकता हूँ साफ साफ कि मुझे 3D टाइप का दिख रहा है। कोई भी फंक्शन आपका एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, पहले इजी करते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ, और ये आपका है एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है एक्स, ये है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये तो साफ सीधी बात है कि ये 1D है, ये साफ सीधी बात है, क्या है, 1D है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे डी एफ बाई डी एक्स निकाल के बताओ, तो क्या आप बड़े आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे? तो क्या निकल के जाएगा, 2x, राइट, बहुत आराम से कर दोगे। कल को इसी तरह से मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपका f जो है कोई फंक्शन, वो y क्यूब है, तो आपसे बोलूं बताओ मुझे डी एफ बाई डी वाई निकाल के बताता हूं, तो आप बड़े आराम से बता दो सर ये 3y स्क्वायर निकल के आएगा। मान लो कल को मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे सामने यहाँ पे f जो है वो आपका मान लीजिए कोई z स्क्वायर बाय 2 लिखा है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डी एफ बाय डी जेड में लिखूंगा, और इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा क्या, वो z निकल के आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। क्या ये वाली बात बात बहुत सिंपल सी, हर बच्चे को समझ में आती है? हाँ सर ये तो डिफरेंशिएशन इतना इजी डिफरेंशिएशन है, हाँ। लेकिन गड़बड़ शुरू होगी कि अगर इसको देखोगे तो ये 1D है, इसको देखोगे तो ये 1D है, इसको देखोगे तो ये 1D है, तीनों अलग अलग देख रहे हो तो 1D है। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए कि तीनों एक साथ आ जाए, तो क्या करोगे? जैसे कि सर एक्स स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे, वाई क्यूब लिख दूं यहाँ पे, और जेड स्क्वायर बाय 2 लिख दूं यहाँ पे, तब क्या करोगे? और तब मैं आपसे बोलता हूँ उसको डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहला आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, सवाल आना चाहिए, सर डिफरेंशिएट तो मैं कर दूंगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ये रिस्पेक्ट शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट? ये सारी मैथ है, उसका पढ़ना भी जरूरी है। मैं कोई ना आपको कम बताना चाहता किसी आईआईटी वाले बच्चे से, ना आपको उससे बहुत ज्यादा बताना चाहता कि कोई कमी रह जाए, ना गलत बताऊंगा। बहुत सारे टीचर्स को गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप बच्चों के नंबर आ जाए बस। तो ठीक है, नंबर आना भी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना ऐसे पढ़ाया जाए कि नंबर भी आ जाए और आपको सही नॉलेज भी मिल जाए। तो अगर मान लो ये, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका फंक्शन इस बार 3D है, ठीक है। ये होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जब मैंने डिफरेंशिएट किया है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसको बोलता हूं, इसका पूरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। वैसे ऐसे शब्द आपको देखने को कम मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें हैं, ठीक है। ये भी क्या है, इसको बोलो कंप्लीट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो जाए, कंप्लीट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये क्या हो जाए, कंप्लीट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। लेकिन जब आपके पास में फंक्शन में तीनों के तीनों ही आ जाए वेरिएबल, एक्स भी आ जाए, वाई भी आ जाए, जेड आ जाए, तब आप किससे रिस्पेक्ट करोगे? तब आप डी एफ बाई डी जेड निकालोगे कि डी एफ बाई डी एक्स निकालोगे कि डी एफ बाई डी वाई निकालोगे? बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास 3-4 वेरिएबल एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो उस जगह पे आप निकालते हो एक नई चीज जिसको हम बोलते हैं आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल नाम से तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? मतलब जो आज तक आप पढ़ते हुए आए हो ना, वो एक्चुअली कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता था, कुछ नहीं बोलता तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन मान के चलते हैं। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका नाम से पता लग रहा है पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, कमजोर, कम। तो ऐसा डिफरेंशिएशन जो आधा अधूरा हो, आधा अधूरा से मेरे कहने का मतलब कि अब आपसे ऐसे बोलेगा, उसको उसका साइन भी अलग होता है, उसको हम बोलते हैं इस तरह से डेल एफ बाय डेल जेड। ये जो डी है, ये जो ऐसा बना है, इसको मैं डेल बनाऊं, ये एक्चुअली में है कुछ नहीं, ये है डिफरेंशिएशन ही, ये है डिफरेंशिएशन ही। बस अब क्या कर रहा है, ये आपका लिखने का तरीका हो गया, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स एक्स वाले को डिफरेंशिएट करो, एक्स वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी y और z को
कांस्टेंट मान के। ऐसी चीज y के लिए बोलता हूँ, ऐसी चीज z को भी बोलता हूँ मान के। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझो। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं यहाँ पे कि df बाय डेल f, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं डेल f बाय डेल x। क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इसमें आप सिर्फ x वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो और y और z वाला जो भी पार्ट दिख रहा है ना उसको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए कल को मैं आपसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल पूछूं कि बताओ कि 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं, सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना। जब इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसको कांस्टेंट मानते हो, बाहर रहने देते हो, और अंदर क्या करते हो, डिफरेंशिएशन इसका 2x, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, आखिरी आंसर क्या होगा, 4x होगा। मान लो कल को मैं आपसे बोलता हूं कि आपके सामने लिखा है 2x² प्लस 5 लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 कांस्टेंट है तो ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो 4x, और ये क्योंकि प्लस में है तो इसका 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4x है। इतना सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को आता ही होगा। वही वाली बात है। अब बस पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिंपल से इतनी बात है, घबराने वाली कोई बात नहीं, सिंपल से इतनी बात है कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब इतना है कि मैं सिर्फ x वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, y और z वाले पार्ट को मैं कांस्टेंट मान लूंगा। कांस्टेंट मान लूंगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई में रहने दूंगा, अगर प्लस में है तो उसको 0 कर दूंगा। जैसे इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डेल f बाय डेल x क्या होगा, डेल f बाय डेल x क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर सिर्फ x वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करता तो मेरा आंसर आता 2x आता। ठीक है, अब बाकी क्या है, बाकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई ही रहता है, उसको तो आप कुछ छेड़ते भी नहीं हो। छेड़ तो यार 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, x y क्यूब z स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ, सब बताओ जल्दी से बताओ, आया नहीं आया बात वाली पार्ट समझ। ठीक है, मान लो इसी सवाल में आपसे डेल f बाय डेल y पूछता, इसी सवाल में आपसे डेल f बाय डेल y पूछता, तो आप क्या बोलते हैं, सर सिर्फ y वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, बाकी सबको कांस्टेंट मान लूंगा। अच्छा सर एक्स क्यूब को कांस्टेंट मान ले तो एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, वाई क्यूब को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या ये 3y² निकल के आ जाएगा, और बचा क्या आपका, बचा z²/2, वो तो कांस्टेंट मान लूंगा, उसको ऐसे पढ़ा रहने दूंगा। ठीक है, अब तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3x³ y²z²/2 आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि डेल f बाय डेल z क्या निकल के आएगा, डेल f बाय डेल z क्या निकल के आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर सिर्फ z वाले पार्ट को, मतलब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, बाकी जितना भी लिखा हुआ सबको कांस्टेंट मान लूंगा। तो आप अगर इसको ऐसा करते हो तो क्या बोलोगे, सर x² का तो x² बना रहेगा, y³ का y³ बना रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, और z² का मैं क्या लिखता हूँ, 2z लिखता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा, 2 कटाए तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका x² y³ z। जल्दी बोल जाओ, ये जो तीनों चीज मैंने यहाँ पे की है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सर ये डिफरेंशिएशन चेन रूल है, नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल चेन रूल नहीं है। चेन रूल का मतलब कुछ और होता है, चेन रूल का मतलब होता है कि x के अलग अलग फंक्शन है और वो एक साथ मल्टीप्लाई में। कोई बच्चा मुझे चेन रूल पूछ रहा है, इंशाल्लाह जी पूछे चेन रूल, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल होता है x और sin x साथ में लिखे हुए, मान लो x और sin x साथ में लिखे हुए, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो उसको क्या करते हैं कि भाई अलग अलग हुए, मतलब कि अलग अलग फंक्शन को अलग अलग बार डिफरेंशिएट करो। तो एक बार क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएट sin x, सॉरी x को डिफरेंशिएट किया तो 1 हो गया, बाकी क्या हो गया आपका यहाँ पे, दूसरी बार क्या किया अपन ने, दूसरी बार x को अपन ने कांस्टेंट मान लिया, x को कांस्टेंट मान लिया और sin x को डिफरेंशिएट कर दिया, इस तरह से होता है चेन रूल। ठीक है, ऐसे ही चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, बहुत सारे फंक्शन जब एक साथ आ जाते हैं और उसमें तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको गलत चीज नहीं बढ़ाना चाहता, सिर्फ आंसर लाने के लिए। चलिए एक काम कर लेते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो एक पार्शियल डिफरेंस का एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। मान लो मैंने f की वैल्यू दी है आपको 2x² y प्लस y³ प्लस z²/2। ठीक है, मैंने दिया है, चलिए कोशिश करो आप लोग आंसर निकालो उसका। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे डेल f बाय, एक काम करता हूँ पहला मैं करता हूँ, बाकी दोनों पार्ट आप लोग बताना। अगर मैं डेल f बाय डेल x निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ x वाले को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेना, दुनिया में जो भी चीज है। तो पहले वाले इसको देखता हूँ, सर x सिर्फ यहाँ पर है ना, बाकी में x तो है ही नहीं, अगर बाकी में x नहीं है तो इनको 0 0 कर दो, तो अगर ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इनका तो 0 आ जाएगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4xy आ जाएगा। अब ये आया कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा। कोई बोलेगा सर इसका 0 क्यों हुआ, तो मैंने याद करवाया, मैंने अभी लिखा था ना, x² + 2 को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको 2x आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा। आया समझ में, जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ, क्योंकि इसके बाद हम सवाल करेंगे फिर सीधे, इसके बाद फिर हम सीधे सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, मुझे निकाल के बताओ डेल f बाय डेल y निकाल के बताओ, डेल f बाय डेल z, पहले आप डेल f बाय डेल y निकाल के बताओ, डेल f बाय डेल z मत निकालो,
डेल एफ बाय डेल वाई बताओ क्या होगा, मुझे बस बताओ डेल एफ बाय डेल जेड क्या होगा, जल्दी बताओ। ये बहुत बेहतरीन चीज बताई मैंने आपको, ये मैथमेटिक्स चीज थी, ये काफी मैथ वाले बच्चों को भी पता नहीं होती बात, तो खैर और आपको बताया अच्छी बात। तो अब ठीक है, आवाज बीच में आवाज हो जाती है खराब, ठीक, चलो पॉज हुई नहीं, कंटिन्यू में रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 होगा, सॉरी x इक्वल टू 1 मीटर पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू 1 डाल दोगे। कुछ लोगों ने 6x आंसर दिया था, 6x आंसर गलत होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -6। और कुछ लोग यूनिट लिखना भूल जाते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, कैसे, फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगी ना, तो आपका ये आंसर निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और क्योंकि आपने x के लिए सॉल्व किया है, तो अगर डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, डायरेक्शन में लगा दो आई कैप, खत्म, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन सर आपने यहाँ तो v को क्या लिखा है, 1D लिखा, अगर कल को 3D का सवाल आ गया तब कैसे करोगे, अगर कल को 3D का सवाल आ गया तब कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर सवाल 3D का आ गया, अगर सवाल 3D का आ गया, तो मैंने उसकी टेक्निक आपको बताई थी, अब समझो वो सवाल है। तो आप उस टाइम पे r को क्या मानोगे, आप r को मानोगे xi कैप, yj कैप और zk कैप। हाँ सर ये तो मानते ही हैं। अगर dr पूछ ले आपसे, तो dr का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन dx, इसका सिंपल dx हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सुनो, इसको हम नेक्स्ट पे देखते हैं 3D वाले को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो अगर मान लो 3D का सवाल आ जाए, तो 1D में तो कुछ है नहीं, 1D में तो बच्चा बच्चा कर लेता है, और नीट में सवाल बहुत आए हैं 1D के ऊपर, और 3D के ऊपर भी IIT में सवाल आए हैं, और 3D के ऊपर नीट में भी सवाल आए हैं, पर बहुत कम आए, पर IIT में बहुत पूछे गए हैं। अगर 3D आ जाए ना, तो उस टाइम पे बच्चे को डाउट होता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो -dv/dr है, लेकिन सवाल क्योंकि 3D का है, तो आपका r में x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। अब मैं कैसे करूं डिफरेंशिएट, तो उसका सबसे रामबाण तरीका क्या है कि सर उस टाइम पे ये चीज याद रखना बच्चों, ये जो मैं लिखने वाला हूं, माइनस टू माइनस है, उस टाइम पे जब आपका r x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है, v भी आपका x y z और तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं लगाऊंगा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले आप x के टर्म्स में करो डिफरेंशिएट, ठीक है। अब क्योंकि ये x के टर्म्स में किया है, तो इसके साथ क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा। ये आई कैप क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डेल v बाय डेल आपने किसके रिस्पेक्ट किया, x डायरेक्शन आई कैप होती है, प्लस दूसरी बार आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो y के टर्म्स में, तो यहाँ पे आ गया j कैप। तीसरी बार डिफरेंशिएट करो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, और यहाँ पे लगा दो k कैप। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, मैंने अलग अलग पढ़ाए थे, तो अलग अलग पढ़ाने का मेरा मतलब से अलग अलग तो आप निकाल ही सकते हो, और एक साथ पूछ ले तो एक साथ में आई कैप जे कैप की कैप लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। अगर कल को क्वेश्चन 3D में आ जाए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करके आओगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपको मैंने अलग से पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, बस उसी को आपने क्या किया, उन्हीं को निकाला है आपने, क्योंकि आपका एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। बस एक्स वाला आई कैप, वाई वाला जे कैप और जेड वाला के कैप देखते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं, सवाल आए भी एग्जाम में बहुत सारे, मैं आपको कम से कम एक दो एग्जाम्पल करवा दूंगा, तो आपसे सवाल हो भी जाएंगे। चलिए करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको ये सवाल आईआईटी मेंस में आया था, इसका अगला सवाल आईआईटी, ये सवाल नीट में आया था, इसका अगला सवाल शायद आईआईटी मेंस में आया था, देखेंगे भी। मान लो आपको दे रखा है कि v इज इक्वल टू 2x² प्लस y प्लस 2z दे रखा है। आपसे बोला जाए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,2। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, ये सवाल मैं करता हूं, एक काम करता हूं, ये सवाल मैं करता हूं, अगला सवाल आप करना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वो भी खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि आप अगला सवाल 2-3 सवाल करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। चलिए करते हैं। अगर मैं बोलता हूं सर मैं जानता हूं क्या, कि आपका सवाल इसको देख के ही समझ गया ना सर, सवाल क्या है 3D का है, 3D का सवाल है, तो मैं इस बार आपका सिर्फ x से नहीं कर सकता, सिर्फ y से नहीं कर सकता, सिर्फ z से नहीं कर सकता, तो क्या मैं इसको माइनस डेल v बाय डेल x लिखता, तो मुझे यहाँ पे आई कैप लगाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे डेल v बाय डेल y लिखता, तो मुझे यहाँ पे j कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्स वाई जेड तीनों में सॉल्व करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे की क्या लगाना, और मैं यहाँ लगाता हूँ ब्रैकेट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं अब जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहा हूँ, मैं एक एक अलग अलग नहीं निकाल रहा सबको। तो देखो डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब क्या है, सिर्फ एक्स वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये वाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें भी एक्स नहीं आ रहा, इसमें भी एक्स नहीं आ रहा, तो ये 0 0 हो जाएंगे, बचेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल 4x हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिया आपने आई कैप।
फिर y के, y कहाँ पर है सर, y यहाँ पे नहीं है, y यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे बच्चे का ही, और ये क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, यानी सिंपल j कैप लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, बच्चा क्या आपका z वाला, इसमें z नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें z नहीं है जीरो हो जाएगा बच्चा ये, इसमें तो इसको जो डिफरेंशिएट करते हो 2 आ जाएगा निकल के, तो 2 k कैप। बहुत सिंपल सा आंसर निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -4x i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। अब आपसे बोलता है कहाँ निकालना है सर, निकालना है 1,1,2 पर। सर y और z तो है ही नहीं, तो मत डालो, जो है उसकी वैल्यू डालो ना। x की ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है, तो आप x को डालोगे, y और z जब है दिख नहीं रहे मुझे इस लाइन में, y और z ना यहाँ दिख रहा ना यहाँ दिख रहा, तो डालो ही मत, जहां y दिखेगा जहां x दिखेगा वहां डालना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू x की जगह पे क्या डालना है मुझे, 1 डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। फाइनल आंसर आप ब्रैकेट खोलना चाहते हो तो -4i कैप, वैसे ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप लिख सकते हो -2k कैप आंसर। आखिर में यूनिट लिख के जरूर आना, और आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ। तृप्ति जी का आंसर आया था 4i के प्लस 2j के प्लस j के प्लस, तृप्ति जी माइनस की गलती कर रही हो, तृप्ति जी माइनस की गलती कर रही हो, बहुत बच्चे गलती करते हैं माइनस की, और वही माइनस की गलती एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में प्लस वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा, देखना, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि पता है उनको बच्चे क्या भूल जाएंगे, और वही जो गलती कर देगा वही सिली मिस्टेक बोलोगे, जब पेपर के बाद लौट के आओगे तो अरे सर सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद रखो, -del v/del r, ये फॉर्मूला पहले दिमाग में रखा करो, सबसे पहले ये लिख लिया करो कहीं भी जब सवाल आता है, तो -del v/del r, ताकि ये माइनस ना भूलो तुम गलती से भी। ठीक है, चलो अब एक काम करो, आप लोगों को समझ में आ गया हो अगर, तो क्या आप लोग सवाल करोगे, अब बोल जाओ जल्दी, चलो करते हैं सवाल। ठीक है, बहुत 2 सवाल करेंगे, बहुत इजी सवाल, की कोई खास है नहीं सवाल में, बस ये कि बच्चे डर जाते हैं क्योंकि बच्चों ने किए नहीं होते बस सवाल। चलिए करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अच्छा डिफरेंशियल नहीं, शायद ये वाला सवाल नीट में आया था शायद। ठीक है, और अगला सवाल जो है वो IIT मेंस में आया था, जेई मेंस मतलब। ठीक है, तो चलो सवाल देखते हैं। सवाल आपको दे रखा है, v आपको दे रखा है बच्चों, v इज इक्वल टू x² 2 प्लस √y प्लस 2z²। सवाल फिर से वही है, सवाल है आपका फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट -1,1,3। चलिए निकालिए, आंसर निकालिए, देखते किसका आंसर आता है। अगर आपसे आई कैप जे कैप के कैप ना लिखा जाए तो आप कम से कम आंसर दे दो इस तरह से, एज ए 1,1,2 ऐसे करके आंसर। मैं अगर कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ और तुम लोग अगर यहाँ पे आंसर लिख के मुझे भेजते हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक्टिव हो तुम लोग। हाँ, थोड़ा बहुत आलस आता होगा, फोन में टाइपिंग करने में दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ, मुझे ही पता है सारी बातें, पर थोड़ा सा करो, थोड़ा सा मेहनत भी करो ना यार साथ में, क्योंकि करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, हाँ मैं जानता हूँ टाइपिंग करने में टाइम लगता है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के बोल दिया था कि वो आई कैप जे कैप के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नंबर लिख दो तो भी मैं समझ जाऊँ, लेकिन लिखा करो। थोड़ा दिक्कत होगी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर दिक्कत मेरे लिए भी अच्छी है, तुम्हारे लिए भी अच्छी हो। चलिए करते सवाल, सोमालिया जी का भी आंसर ने चेंज किया, चलो चलो ठीक है करते सवाल। सवाल भी कुछ नहीं है यार, फिर से सेम सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप बच्चों प्लीज ये चीज लिख लिया करो, तुम लोग एक ही गलती कर रहे हो बार बार, ये चीज सबसे पहले लिखा करो, क्योंकि तुम लोग माइनस लगाने की गलती कर रहे हो बार बार। अब तुम देख पा रहे हो साफ साफ कि ये 3D है आपका इस बार, तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, इसको मैं 3D केस में क्या करूंगा, माइनस बाहर रखूंगा, del v/del x आई कैप प्लस del v/del y जे कैप प्लस del v/del z के कैप। देखो एक और बात है, तो अगर आप कल को गलती से डेल को डेल ना लिख के डी लिख देते हो ना, तो उससे कोई आसमान नहीं फटेगा। अगर आप कल को डी, इसको इसको आप dv/dx लिख दो, इसको dv/dy लिख दो, इसको dv/dz लिख दो, जो काफी टीचर बोल देते हैं लिखने के लिए, लिख दो, तुम्हारा कोई आसमान नहीं फटेगा, कोई गलती नहीं करोगे तुम लोग, तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन बात यह कि मैथमेटिकली वो बात सही नहीं होगी। मैथमेटिक्स बोलेगी नहीं, मैंने इस बात को मानती, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तुम सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसको डीवी ना लिख के डेल भी लिखा जाता है, वरना लिखने में और डिफरेंशिएट करने में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हो। ठीक है, तो देखो टीचर इसको यही लिखवाते हैं, dv/dx dv/dy dv/dz लिखवाते हैं, वो सही गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है मैथमेटिकली। सुनो आगे, यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला था, यहाँ पे भूल गया, हाँ यहाँ पे अगर मैं तीनों को पार्शियल डिफरेंस, तो कहाँ है सर, एक्स सिर्फ यहाँ पर सिर्फ, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x/2। फिर यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये √y अगर डिफरेंशिएट करने में किसी को दिक्कत आ रही है तो √y को आप ये लिखो y की पावर 1/2। जब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू y की पावर 1/2 -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 y की पावर -1/2, जिसकी वैल्यू, जिसका मतलब हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ इसको, अच्छा आई कैप,
इसको मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे 1/2 √y जे कैप लिख पाऊंगा यहाँ पे। आखिरी बचा है वो तो बहुत सिंपल है, 4z के कैप लिख पाऊंगा। अब ये आ गया आपका ई वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू रखनी है -1 1 3। तो ई वेक्टर क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पहले तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 i कैप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, 1 है तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे आपका है 3, तो 4 3 जा 12 के कैप। तो फाइनल आंसर आप साइन के साथ जब आप खोल के जाओगे तो आपको क्या आएगा, आपका आएगा आई कैप -1/2 जे कैप और -12 के कैप। ये आंसर निकल के आएगा, और इसको हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। समझ में आया कि नहीं आया आंसर? खैर आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों को आंसर सेम आता, पर प्लीज साइन मत गलत करके आ जाना एग्जाम में। आपको 100% एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो आप आंसर कर रहे हो ना बिना साइन के साथ में, वो ऑप्शन आपको 100% देखने को मिलेगा, इसलिए प्लीज साइन की गलती मत करके आओ, ठीक है। माइनस कॉमन नहीं दिया था, वही वाली बात बोल रहा हूँ, माइनस लेना है जानबूझ के लेना, जबरदस्ती ऋतु जी आपका आंसर सबसे पहले आया था, और मैंने आपको देखते बोलता था कि माइनस की गलती की जा रही है। माइनस इंपॉर्टेंट है, समझो, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही गलती करवाएंगी चीजें। चलिए एक काम करते हैं, ये भी हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए, ये वाला। तो मैं बताऊं, v आपको दे रखा है x y z, आपको दे रखा है v आपको दे रखा है x y z दे रखा है, आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ क्या होगी। नहीं ये नहीं बोला, आपसे बोल रखा है, सवाल ही होता हूं मैं, सवाल है आपका कि फाइंड द, सवाल है आपका फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट find the magnitude of electric field at, मैं पॉइंट लेता हूँ ताकि आंसर अच्छा निकल के आए, आंसर बहुत जल्दी निकल पाते हैं। ओके 1, -1, 1, ठीक है, चलिए निकालिए आंसर। आपको v दे रखा है x y z, आपसे बोला गया है कि सवाल में आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट 1, -1, 1। जल्दी निकालो आंसर क्या होगा। अब ठीक है, करो आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। यहाँ पर ऋतु जी का आंसर आ गया है I1 -+-1+1, जो भी उन्होंने देना चाहे, चलिए करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, ठीक है, देखते हैं वो कौन है, उसको आपका इनाम भी मिलेगा। सुनो, इनाम मिलेगा 11 रुपए का। अगर उस मेरे आंसर डालने से पहले अगर वो आंसर किसी और ने दे दिया तो वो 11 रुपए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मीनू जी को कल 11 रुपए मिल चुके हैं, ठीक है, बधाई हो मीनू जी को, मीनू जी का नाम वीडियो में वापस आ गया है। चलिए करते हैं। ओके, तो v इज एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका -dv/dr होता है। लेकिन सर आपको साफ साफ दिख रहा है ऊपर कि ये कैसा दिख रहा है मुझे, 3D दिख रहा है। जब 3D दिख रहा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना पड़ेगा मुझे -del v/del x आई कैप प्लस del v/del y के कैप, सॉरी जे कैप, प्लस del v/del z के कैप लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैं निकालने की यहाँ से कोशिश करूंगा, थोड़ी सी छोटी मोटी बड़ी सी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डेल वी बाई डेल निकालूंगा तो सर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई जेड आ जाएगा आई कैप, ठीक है। देखो बच्चों ये सब भी लिखना आना चाहिए। अब उसके बाद में ऐसे में बाकी तीनों को करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 हो जाएगा, बाकी एक्स जेड जे कैप हो जाएगा। ऐसे तीसरे को करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स और वाई के कैप हो जाएगा। इतना तो मेरे ख्याल से सबका निकल के आना चाहिए। उसके बाद क्या करूंगा, मुझे वैल्यू रखनी है यहाँ पे 1, -1, 1, ठीक है। जब इसकी वैल्यू मैं रखता हूं तो यहाँ पे माइनस को रखता हूं मैं ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाई जेड क्या आ जाएगा, दोनों को मुझे -1, तो यानी -1 आई कैप हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर एक्स और जेड ये 1 हो जाएगा तो 1 जे कैप हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स और वाई, ये हो जाएगा आपका -1 के कैप हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर मैं लिखना चाहता हूँ आपका वेक्टर फॉर्म में, इट विल कम आउट टू बी आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। 2-4 बच्चों का आंसर निकल के आया था, तृप्ति जी ने आखिरी में आंसर कुछ गड़बड़ किया है, ओ माइनस जे क्या कर दिया भाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, पर ये आंसर नहीं है,
न्यूटन पर कूलम, और सिर्फ एक बच्ची ने आंसर सही दिया है, एक बच्ची ने आंसर, मेरी लड़कियां बहुत शानदार है इस बैच की, एक बच्ची ने आंसर सही दिया है। पता है क्या, मैंने, उन्होंने, जिसने सवाल पढ़ा ना ढंग से, सिर्फ एक ही आंसर निकल के आया था, और वो था ये कि मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछा ही नहीं है बच्चों, मैंने आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। सब लोग बस आई कैप जे कैप तक तो सॉल्व करके बैठ गए, क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया, और यही एग्जाम में गलतियां होंगी। एग्जाम में आप वो आंसर मार्क करके आ जाओगे जो पूछा ही नहीं गया। तो आपको एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है सवाल में, सिर्फ आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, और वही आंसर मेरे पास सबसे पहले आया था, और वही आंसर आपका सही था। तो सर मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सर 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात निशा जी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा √3 न्यूटन पर कूलम, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर ये नहीं है, ये आंसर का मिड वाला स्टेप है, आपसे जो पूछा गया था वो तो आंसर करो, और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सोनी जी ने सही किया है। तो सोनी जी जीतती है हमारी 11 रुपए की इनाम राशि। सोनी जी को बधाई हो, सब बधाई बधाई करो सोनी जी को। और बेशर्म तुम लोग आंसर क्वेश्चन आंसर निकालने चक्कर जल्दीबाजी भूल जाते हो। ठीक है, आज एक और विनर निकल के आई है हमारी, मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई ऐसे विनर निकल के आता है। देखो बच्चा तो वही है, समझदार वही है जो क्वेश्चन को आंसर करे, सही करे और सबसे अलग करे। ठीक है, सब जो गलतियां कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा उसको अलग आंसर करके आता है, सही आंसर करके आता है, तो वो है अलग। अलग का मतलब ये नहीं गलत करके आए। ठीक है, तो सोनी जी जीतती है हमारी 11 रुपए, उनकी नाम राशि उनके घर में पहुंच जाएगी बहुत जल्दी, उनके जो भी खाते से वो मुझे भेजते हैं उसमें पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जितने भी सवाल थे आपके कि भाई जिसपे आपका, आपको क्या था अभी तक जितने भी सवाल आपने किए ना, उसमें क्या खास बात थी, उसमें आपका जो वी था वो गिवन था, जो वी था वो गिवन था, और आपको निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी थी। ठीक है, टू बी फाउंड, ये करना था। सवाल ऐसा भी तो हो सकता है, सवाल ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और आपको पोटेंशियल निकालना हो, तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आते हैं, उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट चीज को। सुनो, तो टाइप 2 के सवाल क्या आते हैं यहां से, सुनो, और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको निकालना है पोटेंशियल, तो मैं वापस से जाता हूं अपना फॉर्मूले की तरफ। सर ई क्या होता है, अच्छा मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ये पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या ऑफ है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। अरे सर बहुत बढ़िया, यही होता है, इतना तो हमें सर याद हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो, अगर बात करें, इंशा जी बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट सोनी। इंशा जी आपने तो इंग्लिश की जो ऐसी तैसी कर रखी है ना, भगवान ही पूछे उसका। कॉन्ग्रेचुलेट सोनी, ये नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन सोनी, कॉन्ग्रेचुलेट सोनी, कि सोनी को कॉन्ग्रेट करो। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। ठीक है, बुरा नहीं मानेगा कोई यहाँ पे, इंशा जी तो वैसे ही हमारी बहुत प्यारी सी बच्ची है। ठीक है, चलो, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर हो जाएगा। अब बात ये है कि मुझे अगर v निकालना है, तो साफ सी बात है, मुझे v को यहाँ पे रखना पड़ेगा, मुझे v को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे इस वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या है, डॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या है, ई डॉट डी आर। अब सब दिक्कत ये, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। जब ऐसी चीजें आपके सामने आती है तो आपको थोड़ी सी खुजली होती है हाथ में, और आप क्या बोलते हो, सर ऐसी जगह पे मैं लगा लेता हूँ इंटीग्रेशन का साइन, ऐसी जगह पे मैं क्या लगाता हूँ, आपका इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं। ठीक है, चलो, सर की वॉइस भी काफी हाई फाई हो गई, हाई फाई इंग्लिश हो गई। ठीक है, ऐसे मत बोलो, मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, फुल इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, अप टू डाउन, बॉटम टू अप टॉप, मैं पूरी इंग्लिश निपटा सकता हूँ यहाँ पे, पर नहीं करूंगा मैं, तो आधे लोग बिखर जाओगे उसमें। सर मेरी इंग्लिश के पीछे बहुत सैड ठीक है इंशा जी, कोई बात नहीं, पता लगा तुम इसमें भी कोई इंग्लिश का वर्ड लिखो, उसमें इंग्लिश की, तुमने इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिख दी एक बार, छोड़ो। तो सुनो, यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं, तो मान लो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका v इनिशियल, लिमिट नीचे हम v इनिशियल रखते हैं, और ऊपर क्या रखते हैं, हम v फाइनल रखते हैं। ठीक है, ये बात, चलो v फाइनल और v इनिशियल के लफड़े से बचते हैं, हम बेटर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं v1 रखते हैं, और यहाँ रखते हैं v2 रखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मजेदार बात, अच्छी बात है, समझते हैं। और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे r1, और यहाँ पे क्या रखेंगे, आपको r2 रखेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अच्छी बात है। चलो, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सिंपल v निकल के आएगा, और v में हम लिमिट रखेंगे आपका v2 से, सॉरी v1 से v2 तक, और इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता ही नहीं e क्या है। मुझे e एज अ फंक्शन ऑफ r देना पड़ेगा ना, तभी e बताना पड़ेगा कि e एज अ फंक्शन ऑफ r क्या है, बताना पड़ेगा। बच्चों यहाँ से सवाल जो बनते हैं कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से, इसलिए प्लीज ध्यान देना। मतलब जो अभी तक सवाल किए ना, उससे हार्ड सवाल बनते हैं यहाँ से।
क्योंकि इंटीग्रेशन कुछ बच्चों की वीक वैसी होती है। तो माइनस सॉरी हाँ, यहाँ से R1 से R2 तक E डॉट dr हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, dr भी आपका वेक्टर साइन में होता है। अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे v2, इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस R1 से R2 E डॉट dr। ठीक है, E आपको दिया गया होगा सवाल में, मैंने कहा ना E गिवन होगा आपको और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो एक एक जादुई बात आती है यहाँ से, आप v2 माइनस v1 तो निकाल सकते हो, बस इतना सा काम चल जाएगा वैसे। तो ये फॉर्मूला मत याद करना इसको, फॉर्मूले की तरह मत याद करना इसको, इसको यही कंसेप्ट की तरह याद करना। जैसे मैंने पूरा समझाया ना आपको लिखने का तरीका, वो तरीका है। आप एक काम करना, आप हमेशा ये ध्यान रखना, अगर वैसे कर पाओगे तो अच्छी बात है, यहां से यहाँ पे आने की कोशिश करना हमेशा, यहां से यहाँ पे आने की कोशिश, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद करना होगा ना गलती से क्या होगा, आप हमेशा माइनस भूल जाओगे। तो आप ये दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखो, और फिर सीधे यहाँ से यहाँ खुद की मारो, ये दिमाग से यहाँ, ये दिमाग में रखो, क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है। यहाँ से फिर सीधे सीधे आप जंप करके इस कंक्लूजन में आता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से सवाल आईआईटी में बहुत ज्यादा आते हैं, नीट में थोड़े से कम आते हैं, इस वाली चीज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो आपको, पोटेंशियल पूछा गया हो, तो ये आप निकाल सकते हो। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ से आप चेंज इन पोटेंशियल निकालते हो, पोटेंशियल नहीं निकालते हो। यहाँ से आप चेंज इन पोटेंशियल नहीं निकालते हो, पोटेंशियल नहीं निकालते हो। अब अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको सवाल में V1 दिया गया होगा, जब आपको सवाल में V1 दिया गया होगा तब आप V2 निकाल पाओगे। सवाल से समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगी बात। चलो सवाल कर लेते हैं, एक सवाल करता हूं मैं, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आप करना। यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े से कम आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज ले जाएंगे हम। हमको आज ये कंसेप्ट खत्म करना है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन वाला। इसके बाद एक चीज और करेंगे, हम ग्राफ वाला भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सुनो, मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्या दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में, सॉरी उसमें दे रखी है, 3D फॉर्म में दे रखी है। तो 3x² y कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप। साफ साफ दिख रहा है सर ये एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो इस बार आपको जेड तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना था सर, जेड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप आर वेक्टर को क्या ले लेते हो, मैंने एक चीज भी समझाई थी पहले। आर वेक्टर क्या होता है सर, वो होता है आपका एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है और जेड के कैप होता है। हाँ सर, अब मैं क्या पूछता हूँ सर, मुझे डी आर निकालना है ना। क्यों निकालना है डी आर, तो ध्यान दो यहाँ पर डी आर लिखा है, ये सवाल बहुत अच्छे सवाल है, अगर समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। डी आर निकालना है, तो डी आर क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इसमें डी एक्स आई कैप, जैसे r इज इक्वल टू एक्स है वैसे डी आर इज इक्वल डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई जे कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जेड के कैप हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है सवाल बोला है कि आपको निकालना है ई डॉट डी आर। पहले तो ई डॉट डी आर निकालो, मैंने पहले ये निकालता हूँ, अंदर क्या लिखा है, इस बीमारी को खत्म करते हैं। ई डॉट डी आर को तुम अगर देखोगे तो मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना मेरे ख्याल से हर बच्चे को यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट करना कैसे होता है, जल्दी सुन लो। अगर किसी को डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तो वो भी सुन ले जल्दी से, कैसे करते हैं। तो सुनो, मान लो आपको दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है, ए दे रखा है आपको A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, आपको दे रखा है ए वेक्टर, और आपको बी वेक्टर दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, आपको ये दे रखा है, जो भी दे रखा है मतलब बी वेक्टर। आपको अगर A डॉट बी निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्स वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई वाले को वाई के साथ और जेड वाले को जेड के साथ। दूसरी बात, जो ए डॉट बी होता है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो आंसर निकल के आता है स्केलर, इसका मतलब कोई आई कैप जे कैप फाइनल आंसर में नहीं आएगा। तो कुछ नहीं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये है बहुत सिंपल सा तरीका डॉट प्रोडक्ट करने का, आप कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ई डॉट डी आर लिखा है, तो इन दोनों को जब ई डॉट डी आर को करता हूँ तो आप क्या लिख सकोगे, आप सर ये है ई और ये है डी आर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो इसको आप इसके x इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी आप क्या करोगे 3x² y dx और प्लस ये x क्यूब है। तो x क्यूब को अगर मैं लिखना चाहता हूं, मेरे ख्याल से मैंने आपको ज्यादा हार्ड वाला सवाल करवा दिया। ठीक है, x क्यूब dy कर दिया, z तो है ही नहीं, यानी यहाँ पे जीरो z के जीरो के कैप है, जीरो तो यहाँ पे है नहीं, जीरो जब मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा। तो जो ई डॉट डी आर निकल के आ रहा है, जो ई डॉट डी आर, मुझे लग रहा है मैंने आपको पहली बार में सवाल हार्ड वाला करवा दिया। 3xy dx प्लस एक्स क्यूब डी वाई निकल के आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब आपको क्या बोल रखा है, आपको ये बोल रखा है कि आपको पाथ दे रखा है कि मेरा जो पाथ है वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूं मैं, इस सवाल में दे रखा होगा। ठीक है, मान लो मैं 1,1 से आपका 2,3 पे जाता हूँ, 1,1 से 2,3 पे, ये इसलिए दे रखा है ताकि आप इनकी वैल्यू रख पाओ, फाइनल वैल्यू भी तो रखनी है फाइनली। हाँ सर बिल्कुल रखनी है। तो सुनो, जब 1,1 से मैं 2,3 पे जाता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करा दिया आपको, आसान क्वेश्चन करना चाहिए था।
चलो करवा दिया, गलती हो गई यहाँ पर। और यहाँ पे आपका सवाल ने क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा होगा। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी पे जा रहा हूँ, मुझे ए दे रखा है क्या, हाँ ए दे रखा है मुझे, वी ए दे रखा है आपका 10 वोल्ट दे रखा है, और मुझसे बोला गया कि वी बी निकाल के बताओ। ठीक है, एक काम करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा आसान सवाल लेते हैं, वरना 2-4 बच्चे यहाँ लुढ़क जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत बेहतरीन चीज आ गई पहली वाले सवाल में। तो सुनो, एक कुछ सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मुझे ई आपका दे रखा है 1D में, और वो आपको दे रखा है 3x² आई कैप दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और मुझसे बोला है कि मुझे निकाल के बताओ कि भाई मेरा जो पाथ है वो क्या है, आपका ए से बी तक का पाथ है, और ए से लेके बी जा रहा हूँ, और मुझे ए दे रखा है आपका 1,0,0 और बी दे रखा है मेरा 2,0,0। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है, मुझे वी ए दे रखा है आपका 5 वोल्ट, और सवाल पूछा गया कि वी बी निकाल के बताओ कितना होगा। चलिए करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले बात क्या है आपका, सर यहाँ पे ई को देख के मैं क्या बोल दूंगा, सर सब ये सवाल 1D का है। अगर 1D का सवाल है तो बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो कि सर आर की जगह पे हम एक्स ले लेंगे। चलिए ठीक है, तो देखो सवाल कैसे करते हैं। तो मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि आपका ई क्या होता है, सर वो होता है माइनस डीवी बाय डी आर होता है। ठीक है, अब बस फर्क क्या है, क्योंकि आपका 1D का सवाल है तो इसको मैं ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी एक्स लिख सकता हूँ, वहां से बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये इसी तरीके से करना है सवाल हमेशा। तो क्या यहाँ से मैं डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूंगा। ठीक है, और इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं, जो मैंने वो सवाल लिया था वो सवाल थोड़ा कम आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे लिख दिया वी ए से बी जा रहा हूँ तो इनिशियल ए फाइनल बी। यहाँ पे आपका x1 x2 ये ले लिया। x1 कितना है सर, वो 1 है। x2 कितना है, वो 2 है। चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा वी बी माइनस, इंटीग्रेट करते हैं तो वी माइनस वी निकल के आएगा माइनस ई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा सर, ई मुझे कितना दे रखा है 3x² दे रखा है, dx तो dx ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक। अब मुझे इसको अब वी निकालना है मुझे। वी मुझे कितना दे रखा है सर, वी कहाँ गया, वी मुझे दे रखा है 5 इज इक्वल टू माइनस, इसको जब इंटीग्रेट करता हूँ तो ये क्या निकल के आएगा आपका, ये सिंपल निकल के आ जाएगा आपका x³ को जब मैं लिमिट रखता हूँ तो 1 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट आएगी, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वी बी माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 1 आ जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करता हूँ तो वी बी क्या निकल के आएगा आपका, इट विल कम आउट टू बी माइनस कितना है ये 7 प्लस 5, यानी वी बी विल कम आउट टू बी माइनस 2 वोल्ट। वीबी चलो वोल्ट में मत करो भी, वीबी विल कम आउट टू बी आपका जूल पर कूलम। जल्दी बता दो ये वाला समझ में आया नहीं आया सवाल, जल्दी बताओ। मैंने पिछले वाला सवाल ज्यादा हार्ड भी लिया था, सवाल समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सवाल समझ में आया नहीं आया। कोई नहीं, थोड़ा सा लंबा तरीका है सवालों करने का। अरे समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। इंशा जी बोले जी, ठीक है। मनदीप जी बोलिए हाँ जी ठीक है। सर ये x³ वाला समझा दीजिए। x³ वाला क्या समझाना है, अच्छा x³ कैसे आया बेटा, 3x³ का इंटीग्रेशन करोगे ना आप, 3x² का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे 3 तो 3 रह गया, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बाय 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करो, इतना ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो आप करो इस बार। ठीक है, क्वेश्चन करो आप लोग। ई आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है मान लीजिए 3 मतलब ये आपको दे रखा है मान लीजिए 5y4 j कैप दे रखा है। ठीक है, और आपसे बोला है कि आपका जो रास्ता है वो जा रहा है आपका a से b जा रहा हूं मैं फिर से। ठीक है, और b आपको क्या दे रखा है, b आपका जो पॉइंट है वो दे रखा है आपका 1,1 दे रखा है, और जो a है वो आपको देखा है 0,0,0 दे रखा है। सवाल आपसे पूछा गया है फाइंड वी ए इफ वी बी इज इक्वल टू 2 जूल पर कूलम। करो, निकालने की कोशिश करो, करो 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 करो। ध्यान रखना अगर x में 1D है तो आप r को x भी दे सकते हो, y भी दे सकते हो, z भी दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में अगर y दे रखा तो y लेके चलो, करिए कोशिश, करिए कोशिश। एक काम करो, 2-4 मुझे लगता है लुढ़केंगे, तो एक काम करते हैं बचने के लिए, मुझे अपनी जान बचाने के लिए आप इसको x ही लो। सब बोलेंगे सर 1D होगा कि क्या होगा, ये 2D होगा 3D होगा,
तो सारी कंफ्यूजन, क्योंकि एग्जाम में जैसा आएगा वैसा कर लो थोड़ा सा। इसको x4 ले लो। सर ए का लास्ट पॉइंट क्या है, ए का लास्ट पॉइंट क्या है मैं समझा नहीं। अच्छा 0,0,0, वैसे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट पॉइंट कुछ भी हो। अरे निखिल बताते हैं ना, इस सवाल में समझाऊंगा ना मैं, कोई सवाल छोड़ता हूँ क्या? इस सवाल में समझा दूंगा जो तुम्हें डाउट आ रहा है। तो क्या समझ नहीं आया इसमें निखिल, तुम तो मैथ वाले हो। करो फिर, मैं इस सवाल में समझाऊंगा, जिनको पहला सवाल समझ नहीं आया वो सवाल समझेंगे। करते हैं निखिल, करते हैं, अभी करते हैं, रुको। निकल गया, चलो रिकॉर्डिंग निकल गई। यहाँ पे सोल्यूशन आपका देखा, आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग जिन बच्चों का आंसर, किसी बच्चे का आंसर 1 निकल के आया, 1 उसका निकल के आया जिसने साइन में गलती करोगी, तो आपका आंसर आपको कंसेप्ट समझ में आने के बाद भी आप गलत करके आओ। ठीक है, और आप किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता और वो करके आया सवाल, वो भी गलत किया, तो आप दोनों बराबर हो गए ना यार, दोनों फर्क क्या रहा। तुमसे अच्छा तो वो रहेगा जिसको नहीं आता कंसेप्ट और छोड़ के आ गया क्वेश्चन को, तो कम से कम उसका नेगेटिव तो नहीं जाएगा। तुम लोगों को तो आता भी है, तुम लोग अटेंड भी करोगे, तुम लोग गलत भी करके आ जाओगे, तुमसे अच्छा तो वही रहा, कम से कम। इसलिए इन बातों का ध्यान रखो कि कंसेप्ट को सीखो और कैलकुलेशन, और ये सब सही कैसे होगा, ये सब सही होगा आप जितनी कैलकुलेशन अच्छी करोगे, ये सब सही होगा जितनी आप कैलकुलेशन अच्छी करके आओगे। आई होप कि ये दोनों सवाल भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब जो इससे पहले वाला सवाल था उसको अभी नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि वो सवाल बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है, वो आईआईटी वाले लेवल का सवाल है, नीट के लेवल का है ही नहीं। ठीक है, वो आईआईटी एडवांस के लेवल का सवाल है। पर फिर भी मैं एक सवाल आपको करवाना चाहता हूँ अपने मन, मेरी मेरी इच्छा है। ठीक है, तो अब 2 सवाल मैं करवाऊंगा, दोनों हार्ड लेवल के सवाल हैं, आसान बिल्कुल नहीं है। जो सवाल आने वाले हैं ये आईआईटी एडवांस के लेवल के सवाल है। ठीक है, इस सवाल के चांसेस मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हैं आईआईटी मेंस में आने के या नीट में आने के, पर हाँ ये आईआईटी वाले बच्चों के आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं, और शायद मेंस में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का दिमाग है, और क्योंकि आईआईटी की तैयारी करने वाले इंटीग्रेशन वो पढ़ते हैं, वो इसलिए उनके लिए समझ में आना चाहिए। सुनो, तो पहली बात तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 3x² i कैप प्लस z² k कैप। एक काम करते हैं, इसको और चेंज करते हैं, प्लस 2y j कैप, यहाँ पे ये x है, और तीसरा आपको दे रखा है मान लीजिए सिंपल k कैप दे रखा है। ठीक है, और आपको बोल रखा है कि आप जा रहे हो ए से बी जा रहे हो, फिर से सर हमेशा ए से बी के सी से डी भी जाओ, कभी मेरी मर्जी, मेरा सवाल। इसको मैं जीरो से, सिंपल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, 0 से 1,1,1 तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपसे फिर से वही वाली बात दे रखी है कि आपको VA दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 जूल पर कूलम। सर जी किसी दिन मैथ्स पढ़ा दो, इंटीग्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लगाते हैं उसका दिमाग भी, थोड़ा लाइफ थोड़ी सी सेटल भी तो यार। ठीक है, दिमाग बहुत चल रहा है इधर उधर। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भूल गया। हाँ 10 जूल पर कूलम दे रखा है, मुझे VB निकालना है, मुझे VB निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, सुनो, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, पर मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग कर नहीं सकते ये सवाल। दो सवाल की 2 श्रेणी है, हार्ड सवाल की 2 श्रेणी है। पहली श्रेणी ये है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी आसान है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, ई जो है आपका इस बार 3D टाइप का है, तो 3D टाइप का है तो आप क्या लिखोगे, जो मैंने अभी इससे पहले सवाल किया था, DR को आप क्या लिख पाओगे, DX i कैप, ये बता चुका हूं, और DY j कैप प्लस DZ k कैप लिख पाओगे, ये डी इसको। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां से आप ये लिख पा रहे हो। अब मैं क्या बोलूंगा सर, मुझे E.dr निकालना होता है। ठीक है, ये आईआईटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। तो जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई वाले को आई के साथ में, जे वाले को जे के साथ में, के वाले को के साथ में, तो मैं क्या जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x² dx प्लस 2y dy प्लस 1 है तो 1 dz, सिंपल, ये निकल के आ गया। अब मुझे dv इज इक्वल टू, मैं जानता हूं क्या होता है, -E.dr होता है, -E.dr होता है, इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे VA रखूंगा, यहाँ पे VB रखूंगा। हर बच्चा जानता है कि इसको सॉल्व करने के बाद तो निकल के आएगा आपका VB माइनस VA निकल के आएगा, इज इक्वल टू माइनस। यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ पे अब गड़बड़ होती है बच्चों के साथ में, सर इंटीग्रेशन तो एक है और आपके तीनों आ रहे हैं, 3x² dx आ रहा है, 2y dy आ रहा है, और यहाँ पे 1 dz आ रहा है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर,
किसको पहले करेंगे किसको बाद में करेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई डबल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये कुछ नहीं। आप dx को अलग डिफरेंशिएट करो, dy वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, dz वाले को अलग डिफरेंशिएट करो। मतलब मेरा कहने का जब बीच में प्लस माइनस का साइन होता है ना, तो आप इंटीग्रेशन को फैला सकते हो। फैलाने का मतलब आप यहाँ पे 3x² dx लिख सकते हो, ठीक है, मैं लगाता हूँ ये, फिर आप प्लस 2y dy लिख सकते हो। ये मैथमेटिक्स है, इसलिए ये आईआईटी वाले बच्चों के सवाल ज्यादा आता है, ये नीट वालों के सवाल आना कम है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है बहुत ज्यादा अच्छी वाली। ऐसे लिख सकते हो। अब लिमिट रखो, यहाँ पे लिमिट किसकी, x की, तो x क्या है आपका 0 से, ये x का 0 से 1, तो यहाँ पे 0 से 1। खैर अच्छी बात क्या है, तीनों ही 0 से 1 जा रहे हैं, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1 जा रहा है। जब इसको इंटीग्रेट करते हो आप, तो ये निकल के आएगा आपका, इसको जब इंटीग्रेट करते हो तो ये निकल के आएगा आपका एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका वाई स्क्वायर निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा आपका, सिंपल जेड निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट रखनी क्या, 0 से 1, यहाँ पे लिमिट रखनी क्या, 0 से 1, यहाँ पे लिमिट रखनी क्या, 0 से 1। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या, अच्छा इसको अलग सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, बी माइनस वी ए कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप रखोगे एक्स क्यूब, तो 1 क्यूब माइनस 0 यानी 1 ही आएगा, प्लस 1, तीनों 1 ही आएंगे निकल के, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी बी माइनस 10 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। और यहाँ से वीबी को क्या लिख पाओगे आप, वीबी को लिख पाओगे आप, यहाँ पे जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 जूल्स पर कूलम। ये अच्छा सवाल था, मैं ये नहीं बोलूंगा हार्ड था, क्योंकि बस आपको कौन सी स्टेप नहीं बताती, आपको थोड़ी सी ये स्टेप करने में दिक्कत आती है, आपको थोड़ी सी ये वाली स्टेप करने में दिक्कत आएगी जो नीट वाले बच्चे हैं, और थोड़ी सी ये वाली स्टेप कि भाई इसको मैंने बांटा कैसे, इंटीग्रेशन को 3 बार करना पड़ेगा मुझे अलग अलग तीनों की, ठीक है। तो ये वाली स्टेप आती है दिक्कत। आंसर 7 निकल के आती है, तो आंसर बिल्कुल सही है सर, अच्छा था सवाल, अच्छा था, ठीक है। इसमें क्योंकि मैथ थी, देखो मैथ तो अच्छी होती है, ठीक है, मेरी मैथ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है, और मुझे मैथ से ज्यादा प्यार है। मैंने शायद आपको कोई बताया भी होगा ये बात को कि भाई मुझे मैथ से प्यार है, मतलब फिजिक्स ना, मतलब ऐसा होता है ना कि एक घर वाली होती है एक बाहर वाली होती है, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स मैथ मेरे घर वाली है, मतलब मैथ को मुझे इतना प्यार है कि मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, और फिजिक्स मेरे बाहर वाली है, मतलब क्या है, मैंने बहुत गंदा रीजन दिया है, ठीक है। ये बोल सकते हैं मैथ्स मेरा प्यार है और फिजिक्स मेरी वाइफ है, ठीक है, उससे मेरा घर चलता है फिजिक्स से, पर मैथ से मुझे प्यार है, मतलब मुझे मैथ बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैं मैथ पढ़ाता नहीं जानबूझ के, क्योंकि भाई फिर एक बार में एक ही चीज पढ़ाई जा सकती है ना। सुनो, तो आप सुनो, बहुत सारे टीचर हैं दुनिया में जो मैथ भी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनका मुझे सेंस समझ नहीं आता, वो एक ही टीचर मैथ और फिजिक्स कैसे पढ़ा सकता है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस को, ठीक है। होगी इंटेलिजेंट, मैं ये नहीं कह रहा इंटेलिजेंट नहीं है, मैथ नॉलेज तो मुझे भी है, पर बात ये कि नहीं, फिजिक्स अपने आप में इतनी बड़ी है कि आप उसमें मैथ और को इंक्लूड मत करो, ठीक है। तो एक ही टीचर मत पढ़ाओ, 11th 12th में अलग टीचर पढ़ा करो, ठीक है। मैं क्या बोलने वाला था, अच्छा अब एक सवाल, ये एक टाइप का सवाल था, ये सवाल जो मैंने करवाया ना, ये रिया जी बोले अफेयर चल रहे हैं, ये भगवान, ठीक है, अब शिकायत करेंगे मैडम से, ठीक है। चलो अब एक अच्छा सवाल और लेते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। अच्छा उस सवाल को करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि एक्स वाई जेड अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मान लो एफ आपका एक्स वाई जेड है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो तुम लोग क्या लिखोगे, सर मैं 9th 10th को साइंस और मैथ पढ़ा रहा, अरे वो 9th 10th तो बहुत छोटी क्लास है यार, मैं बात कर रहा हूँ 11th 12th की, 11th 12th बड़ी क्लास है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हो तो भी एक बात समझ में आती है, ठीक है। हमारे स्कूल में तो मैथ्स की मैडम को है फिजिक्स के टीचर बना दिया, होता है यार, मैं वही तो कह रहा हूँ। बोर्ड्स के लिए एक बार को मैं समझ भी सकता हूँ कि बोर्ड्स के लिए पढ़ा दिया आपके मैथ वाली टीचर फिजिक्स पर नहीं पढ़ाना चाहिए, वो भी ठीक है, वो मजबूरी है, ये ऐसा है वो सब है, वो बात अलग है। बड़ी क्लासों के लिए 11th 12th के लिए खासकर अगर कोई आईआईटी नीट की तैयारी करा तो फिजिक्स का टीचर अलग होना चाहिए, मैथ का अलग होना चाहिए, बायो का अलग होना चाहिए, केमिस्ट्री का अलग होना चाहिए। और मैं तो ये और प्रेफर करता हूँ केमिस्ट्री में भी तुम्हारे तीनों अलग होना चाहिए, ऑर्गेनिक अलग होना चाहिए, इनऑर्गेनिक अलग होना चाहिए टीचर, और फिजिकल अलग होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में केमिस्ट्री के टीचर ही नहीं मिल रहे तो अलग अलग बाद में मिलेंगे, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो मान लो तुम्हें एफ दे रखा है, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ मुझे डीएफ निकाल के बताओ, डीएफ का मतलब डीएफ को इंटीग्रेट करना है, सो डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक बार y इसमें y और z को कांस्टेंट मान लोगे, x को करोगे तो क्या निकल के आएगा, y z निकल के आएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे dx लिख दूंगा। ऐसे ही मैं दूसरी बार करूंगा तो यहाँ पे x z कर दूंगा, dy लिख दूंगा। तीसरी बार मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपका तीसरी बार मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि x और y लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा। अरे ये समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, तुम लोग बतियाने में लगे हो, यहाँ पे समझ आया चीज क्या लिख दी मैंने यहाँ पे, कि मैंने डीएफ के लिख दिया वाई जेड। ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हार्ड सवाल आ रहा है, आखिरी सवाल होगा आज का, और ये हार्ड होगा, मतलब आज का नहीं, आखिरी सवाल है इंटीग्रेशन के ऊपर, पर हार्ड है।
ठीक है। तो df क्या है, y लिखता हूँ, dx लिखता हूँ। dx मैंने क्यों लिख दिया है, बस क्योंकि मैं अलग अलग सबको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। अब सुनो, तो मतलब मैं अगर मेरे सामने कल को ये लिखा है dxyz लिखा है, dxyz लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका सर, इसको मैं एक तरह से लिख सकता हूँ xz, सॉरी, इसको मैं लिखता हूँ yz लिख सकता हूँ। अरे एक ही तो बात है, बस यही तो, ये f ही तो है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखता हूँ आगे, इसको लिखता हूँ xz लिख सकता हूँ, और बचा हुआ क्या लिखता हूँ आपका xy लिखता हूँ। बिल्कुल सर, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, जैसा भी लिखा है समझ में नहीं आया, पर लिखा है सही लिखा है। अब मान लो कल को आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ xy लिखा हो, अब थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको। तो कल को मुझे df पूछा जाए तो क्या बोलोगे सर, y को कांस्टेंट मानो, यानी y प्लस y dx प्लस x dy लिख सकते हो, ठीक है। ये भी समझ आता है, बहुत बढ़िया। मतलब कल को कोई तुमसे पूछे कि बताओ dxy क्या होता है, तो तुम क्या लिख के आओगे उसका आंसर, सर वो होता है y dx प्लस x dy। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अच्छी बात। सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स है और IIT का एडवांस सवाल यहाँ से मेरे टाइम पे पूछा गया था, उसके बाद भी काफी बार पूछा गया है सवाल। अब सुनो सवाल क्या है, ठीक है। सवाल है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी y i कैप प्लस एक्स जे कैप। बड़ा खतरनाक सवाल कि आई के साथ y और एक्स जे के साथ x हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बोल रखा है कि आपको बोल रखा है कि आप ए से फिर से बी तक जा रहे हो, VA आपको फिर से कुछ 7 वोल्ट दे रखा है, मान लो या 7 जूल पर कूलम लिखता हूं मैं भी, ये दे रखा है आपको VB निकालना है, ठीक है। और आप ए से बी जा रहे हो, और आपको कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं कुछ ऐसे, मान लो कि ये 1,2 दे रखा है, और ये 2, और ये 2,3 दे रखा है, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। चलो करते हैं। अच्छा, अब जब इसको करने जाएंगे तब उड़ेंगे तोते। क्यों उड़ेंगे तोते, वो सुनो, इस सवाल मैं ही करवा रहा हूँ, तो तुमसे हिलना पाएगा। dr को जब लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो dr क्या हो जाएगा, यहाँ पे dr हो जाएगा सर, वो तो हमेशा की तरह क्या होता है, dxi कैप होता है प्लस dyj कैप होता है, ठीक है। मैं z वाला लिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपका सिर्फ x और y पे डिपेंड कर रही चीजें, ठीक है। अब सुनो, मैं मुझे क्या निकालना होता है, नेक्स्ट निकालना होता है e डॉट dr निकालना होता है, नेक्स्ट निकालना होता है e डॉट dr, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो मैं x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई y वाले को, तो x के साथ इस बार y लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y dx लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे x dy, ये हो गया e dr। अब आप क्या बोलते हो सर, मैं जानता हूँ dv क्या होता है मेरा, माइनस e डॉट dr के बराबर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाते हो, यहाँ VA लगाते हो, यहाँ VB लगाते हो। जब इसको सॉल्व करते हो तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है VB माइनस VA निकल के आता है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई कहाँ गया, हाँ ई क्या निकल के आया, ई डॉट डी आर क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था। कर दूंगा मैं यहाँ पे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिख दूंगा। अब बच्चे के उड़ते हैं यहाँ पे तोते, अब उड़ते हैं बच्चे के तोते। बोला सर इससे पहले वाला जो सवाल आपने करवाया था उसमें तो समझ में आ भी रहा था थोड़ा बहुत कि सर dx के साथ में x वाला लिखा है, तो आपने देखो dx के साथ में x वाला लिखा है तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। dy के साथ में y का लिखा है तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, और dz के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है तो कांस्टेंट लिखा है तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन सर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि सर x के साथ में तो यहाँ y लिखा हुआ है, अब कैसे इंटीग्रेट कर सकते, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये बात बताई थी कि कभी भी तुम्हें यहाँ पे dr लिखा है और यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कोई r का फंक्शन होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, इंटीग्रेशन कर पाओगे। सर यहाँ पे dx सर यहाँ पे y है, तो कैसे करूं, कर पाऊंगा क्या, तो आंसर है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं कर पाओगे। तो फिर कैसे करना चाहिए सर, तो फिर आती है दिमाग लगाने वाली, और यही दिमाग लगाना है आपके आईटी वाले बच्चों को। और वो दिमाग क्या है कि सर एक्चुअली में ये y dx प्लस x dy को मैं कुछ और लिख सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे सर मैं इस y dx को प्लस एक्स डी वाई को लिख सकता हूं आपका, इस पूरे को मैं लिखता हूं डी एक्स वाई लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं क्या लिखता हूं आपका डी एक्स वाई लिख सकता हूं। अच्छा फिर उससे क्या होगा सर, अब उससे बात सुनो, मान लो कल को मैंने तुम्हें यहाँ पर सवाल बोला कि तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखा है डी एस और यहाँ पे कुछ लिखा, तो तुम इसका आंसर क्या लिखते हो, इसका आंसर ऐसे लिखते हो ना, तो इसके बाद लिमिट डालते हो S1 से S2, ये तो डालते हो। जैसे आपने यहाँ पे यू को देखो, यहाँ पे लिखा है V, तो V का जब आप कुछ लिखा तो आपने V माइनस V कर दिया। मतलब कल को मैं एक काम करता हूँ, कल को मैं यहाँ पे S ना लिखे कुछ P1 लिख देता हूँ, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, P1 लिखोगे और इसके साथ इंटीग्रेशन लगा दोगे, बिल्कुल सही। तो वही बात यहाँ पर है। अब ये सोचो ये एक्स वाई नहीं लिखा है यहाँ पे कोई P लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई P लिखा हुआ है, तो जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो क्या वो P लिखोगे, हाँ सर P तो लिखेंगे। अब सुनो, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डी एक्स वाई लिखा है, अगर मेरा सिर्फ यहाँ पे डी एक्स वाई लिखा है, तो जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा ना बच्चों, तो वो एक्स वाई निकल के आएगा।
समझ आ रही बात? क्योंकि जो ये चीज लिखी होती है वही आपका यहाँ पे फंक्शन होता है, यहाँ पे है ही नहीं वो, तो वही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट डालूंगा, लिमिट क्या है आपकी, लिमिट है सर 1,2 से आपका लिमिट है 2,3 तक। बहुत ही अच्छे सवालों में से एक सवाल है। अब वी बी मुझे निकालना है, वी ए मैं रख दूंगा क्या 7 रख दूंगा, माइनस यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे रखूंगा एक्स वाई है ना, तो 2 × 3 माइनस 1 × 2, और यहाँ पे आप वी बी -7 इज इक्वल टू माइनस ये 6 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वी बी -7 इज इक्वल टू 6 - 2 4 -4, और यहाँ पे वी बी क्या निकल के आएगा बच्चों, आपका निकल के आ जाएगा 3 जूल पर कूलम। जल्दी बता दो, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सवाल आप कर पाओगे, पर पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा जल्दी बता दो। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा होगा ना। ये है सबसे टॉप स्टेप इसकी, जो एक आईआईटीएन को, एक आईआईटी एडवांस वाले बच्चों को थोड़ा सा अच्छा बनाती है, वो है ये है इसकी तोड़ स्टेप। देखो मैंने तो आपको ना यहाँ पे इतना सारा समझा दिया पहले ही, इसलिए आप लोगों को समझ में आ भी गया। अगर मैं ये वाली चीज समझाता ना पहले आपको, ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे पूरा खेल खेला, ये वाली चीज और ये वाली चीज खेली है ना, अगर ये चीज ना समझाई तो किसी के पल्ले भी ना पड़ती, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले बता दिया था कि बाद में कुछ पल्ले तो पड़े। थोड़ा बहुत दिमाग में घुसना चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। ज्यादा के लिए आप वीडियो देखना समझना हो तो, लेकिन मैं फिर से बता दूं ये नीट के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये नीट के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आईआईटी के लिए, उसमें मैं एडवांस तक के बच्चे के लिए जाऊंगा, इसको मेंस तक के लिए भी नहीं रखूंगा, मैं एडवांस तक के बच्चे जाऊंगा, ये एडवांस के लायक सवाल है, ये नीट के लायक नहीं है, ये आईआईटी मेंस भी छू जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये आईआईटी एडवांस। अब याद करो ये सवाल मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था आपके सामने, अब मैंने एक सवाल आपको यहाँ पे लेके आया छोड़कर, मैंने बोला था यार गलती से मैंने सवाल करा दिया, तो याद रखें जब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, तो इस सवाल को पहले ना करें, इस सवाल को आप एंड में करें, ठीक है, क्योंकि ये सवाल भी उसी कैटेगरी में आता है जो सवाल अभी मैंने आपको करवाया है। अब उसमें कैसे आता है तो सुनो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, मैं यहाँ पे लिखूंगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ई डॉट डी आर ये है ना आपका, इंटीग्रेशन लगाता हूँ यहाँ पे दोनों साइड, और ई डॉट डी आर को लिखता हूँ मैं 3x² y dx प्लस x³ dy लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया। अब बात ये है कि सर मैं इसको इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकता, मैं इसको इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर dx के साथ में x आ रहा है वो तो मैं समझता हूँ, पर सर y भी तो आ रहा है, तो मैं तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता। यहाँ dy के साथ में आपका x आ रहा है, सर इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रॉब्लम में जब आप इंटीग्रेट ना कर पाओ तो आपको दिमाग चलाना है, क्या मैं ऐसा कोई नया फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें आपके ये दोनों इंक्लूड हो जाए, तो मैं सोचता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ, ये बहुत दिमाग वाले सवाल है, आसान बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ। मेरे को क्या आता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पे, ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिस है, कितने किस बंदे की कितनी प्रैक्टिस है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है किस बंदे की कितनी मैथ अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल आईआईटी एडवांस के लायक है, तो मैं ये सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं अगर लिखी दूं उसको आईआईटी एडवांस लायक सवाल है, और ये शायद यही वाला सवाल मेरे टाइम पे आया था, ठीक है। तो मैं मानता हूँ एक फंक्शन मानता हूँ जानबूझ के, सर फंक्शन को अगर मैं दिमाग लगाऊंगा, सर फंक्शन को अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ आपका x³ y ले लेता हूँ, ये कैसे लिया है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, वो यहाँ देख के समझ आता है कि ये dx के साथ में लिखा है, यानी यानी यहाँ पे मैंने x वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करा होगा। अच्छा 3x² कब आया होगा, जब मैंने x³ को डिफरेंशिएट किया होगा। अच्छा फिर इसके साथ में dy लिखा है, यानी y वाला डिफरेंशिएट हुआ होगा। अगर x³ आया, y आ ही नहीं रहा, इसका मतलब y की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो मैंने ये दिमाग लगा दिया होता है। तो मैं फंक्शन मानो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, यानी df करता हूँ इसको, तो क्या ये आपका निकल के आएगा 3x² y dx प्लस ये निकल के आएगा आपका x³ dy, क्या ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, वो ये मैंने किया प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि सर मैं dx³ y को मैं ये बात लिख सकता हूँ, मतलब कि कल को मैं यहाँ पे va यहाँ पे vb रखता हूँ, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका vb माइनस va निकल के आया। बहुत बेहतरीन सवालों में से एक सवाल ये, ठीक है। अगर ये सवाल अगर समझ में आ गया गलती से भी किसी के, तो भाई वो तो आर पार है, मतलब फिजिक्स में, क्योंकि मैथ का सबसे हार्ड सवालों में से एक सवाल यहाँ पे लगा दिया उसने। तो मैं इसको लिख पाऊंगा इंटीग्रेशन dx³ y लिख पाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट तो खैर बाद में डाल ही देंगे, 1,1 से लेके आपका 2,3 तक लिमिट है आपकी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बोलूंगा सर, v माइनस va इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे मैंने कहा था जब इंटीग्रेशन का कुछ नहीं लिखा होता तो वही आ जाता जो यहाँ अंदर लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,1 से लिमिट आपकी 2, अब वैल्यू रखो, vb निकालना है, va मुझे दे रखा है 10, और आपका माइनस x³ यानी 2 का क्यूब यानी 8, 3 24, 24 माइनस 1,1 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से va आपका निकल के आएगा 24 माइनस 1 23, और 23 माइनस 23 सॉरी 23, और यहाँ पे आ जाएगा 13 जूल पर कूलम।
बहुत बेहतरीन सवाल, मैं इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि सर मैंने आपको जब मैंने सवाल इतना किया था ना, इतना यहीं पे मैं समझ गया था कि सवाल मैंने आपको हार्ड दे दिया। और वही है कि मैंने सवाल लिखवा दिया तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने हटा दिया सवाल, हार्ड सवाल इसके सर करा नहीं रहे। मैंने हार्ड सवाल भी करा दिया, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बेहतरीन हार्ड, पहले बात फिर से कुछ पल्ले पढ़ाए नहीं पढ़ाए कि मैंने इस वाले पार्ट को, ये पूरे पार्ट को मैंने ये कैसे लिख दिया, बस इतना भी अगर थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। उससे ज्यादा कोई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कहा, आपके लिए जो मैक्सिमम सवाल आ जाएंगे वो इस टाइप के आएंगे। अगर आपके लिए कोई बहुत ही बेहतरीन सवाल आने वाला होगा नीट में अगर ये सवाल भी आ गया ना, तो ये बहुत ज्यादा है आपके लिए। नीट में अगर ये सवाल आ गया तो बहुत ज्यादा है आपके लिए, ठीक है। आईआईटी तो खिला ही सकते हैं, अगर नीट में ये आ गया तो उसको बोलेंगे भाई नीट ने आज तक का दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सवाल दे दिया। आईआईटी मेंस में आ सकता है सवाल, लेकिन अगर नीट में आ गया ना तो बोलेंगे आईआईटी का सबसे, नीट का सबसे हार्डेस्ट सवाल है आज तक का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेकिन इसके बाद तो नीट में आने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि इसमें साफ सी बात है मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा अच्छी वाली जरूरत पड़ रही है, इसलिए सवाल आने की गुंजाइश कम है। जो पहले वाला सवाल था वो भी आपका आईआईटी एडवांस का सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही आसान सवाल हमने सारे सारे के आज कवर कर लिए। आई होप कि सबको समझ में आए होंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे एक चीज और पढ़ानी है, देख लो कि वो खत्म हो पाएगी नहीं हो पाएगी। नहीं, तुम लोग थक भी गए होगे, तो एक काम करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज पढ़ने वाले हैं अभी हम, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे हम। वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इस कर्व का यूज करके हम वी फाइंड करेंगे, यानी पोटेंशियल फाइंड करेंगे। और इस कर्व का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मैंने कहा ना, जब आपको वी दिया जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा तो आप वी निकालोगे। तो इनका यूज करके हम इस तरह के सवाल करते हैं, मतलब ग्राफ वाले सवाल आएंगे कुछ, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टॉपिक बोल लो इसको, या इसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELOF को शॉर्ट में हम लिखेंगे। तो ये बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना, इससे मान के चलो आपका 100% सवाल है, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई फलान ढिकान एग्जाम हो, यहाँ से 100% सवाल आएगा आपका, क्योंकि ये है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसके हम एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे यहाँ से, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, बहुत थ्योरेटिकल है। और मतलब 3-4 आपको 5-6 लाइन याद करनी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, तो इसको मत मिस कर देना कल, क्योंकि बहुत ईजी है। पहली बात तो ईजी बहुत है, थ्योरेटिकल है इसलिए ईजी बहुत है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हमने थोड़ी सी हार्ड चीजें पढ़ी हैं, तो कृपया करके किसी भी हालत में नोट्स बना लेना, और अच्छे से इनको प्लीज, इन सवालों को आईआईटी एडवांस वाले अगर छोड़ने हैं तो छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी सवाल करवाए हैं उनको एक बार प्लीज रिवाइज करना अच्छे से। और मैंने फिर से कहा, मैं आपका जो लेवल है कभी गिराऊंगा नहीं। आपका लेवल नीट है, मैं नीट से ऊपर ही लेवल रखूंगा, ताकि आप नीट के लेवल को तो आराम से छू जाओ, ठीक है। और प्लीज साथ में अब अपने मॉड्यूल लगाना स्टार्ट कर दो, मॉड्यूल के लिए वेट मत करो। मॉड्यूल में आपसे बहुत सारे सवाल नहीं लगेंगे, मैं कह रहा हूं अभी भी, क्योंकि उन्होंने मॉड्यूल में सवाल को मिक्सचर बना के दे रखा है। उन्होंने सवाल को मिक्स करके दे रखा है, मतलब उन्होंने आपका कंडक्टर्स, डायपोल और इन सवाल को पहले दे दिया है। तो बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आपका काम है सवाल करने का। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा, हाँ हिमांशु पूछा, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं, ठीक है। प्लीज मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो। कल कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, ड्यू टू सम कंडीशंस कल टेस्ट नहीं ले पा रहा हूं मुझे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है अभी, मैं थोड़ा बाहर भी जा रहा हूं अभी, ठीक है। बाकी हम टेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे, कि मैं सोचूंगा शायद कि हम रे ऑप्टिक्स को, हम ऐसा कर सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ पार्ट को मिला के एक साथ टेस्ट ले लेंगे, तो टेस्ट और अच्छा बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द क्लास, ठीक है। कल क्लास नहीं, कल तो छुट्टी है आप लोगों की, संडे छुट्टी होती है ना, कल छुट्टी है आपकी, एक दिन आराम करो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा करो। और फिजिक्स का जितना बैकलॉग हो रहा है या कुछ छूट गया है, नोट्स में इनकम्प्लीट है, तो उनको पूरा करो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।